सोचिए, एक शख्स को एक बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न के जुर्म में 30 साल की सजा होती है और फिर हाईकोर्ट उसे पूरी तरह से बरी कर देता है। आज हम लाल बाबू परमहंस के इसी चौंकाने वाले मामले की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये फैसला पलटा तो पलटा कैसे। जी हाँ, 30 साल ये कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। एक निचली अदालत ने लाल बाबू परमहंस को इतनी लंबी सजा सुनाई थी। पहली नज़र में तो ये मामला बिल्कुल सीधा और साफ लग रहा था। निचली अदालत का जो फैसला था वो लगभग पूरी तरह से उस नाबालिग पीड़िता की गवाही पर आधारित था और अदालत ने उस गवाही को पूरी तरह से भरोसेमंद माना था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने इस पूरे फैसले को ही पलट दिया। चलिए इस केस की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे बिखर गया। अच्छा, ये समझने के लिए कि मामला पलटा कैसे, पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि निचली अदालत ने उन्हें दोषी पाया ही क्यों था। आखिर उनके पास क्या सबूत थे। तो कहानी शुरू हुई 24 मार्च 2019 को। आरोप ये था कि लाल बाबू परमहंस ने आम के एक बाग में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है, पुलिस में शिकायत घटना के 2 दिन बाद दर्ज करवाई गई थी। निचली अदालत के लिए तो तस्वीर एकदम साफ थी। उन्हें लगा कि पीड़िता की गवाही में पूरा दम है और वो भरोसे के लायक है। साथ ही उसके माता पिता के बयानों से भी उसकी कहानी को मजबूती मिल रही थी। बचाव पक्ष ने जो छोटे मोटे सवाल उठाए, अदालत ने उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी और आरोपी को दोषी करार दे दिया। लेकिन जैसे ही ये मामला अपील में हाईकोर्ट पहुंचा, अभियोजन पक्ष की कहानी में दरारें नजर आने लगीं। बचाव पक्ष ने एक एक करके उनके हर सबूत और हर दलील पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब देखिए, पूरे केस की जो नींव थी वो पीड़िता के इसी बयान पर टिकी थी। उसने जो बताया उससे एक हिंसक हमले की तस्वीर बनती है कि उसे जबरदस्ती घसीटा गया, जिससे उसकी पीठ और हाथों में चोटें भी आईं। और यहीं पर अभियोजन पक्ष का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पीड़िता की गवाही और जो असल सबूत थे उनमें जमीन आसमान का फर्क था। मेडिकल रिपोर्ट साफ साफ कह रही हैं कि शरीर पर कोई चोट नहीं थी और पुलिस को भी घसीटे जाने का कोई निशान तक नहीं मिला। और मामला तब और ज्यादा कमजोर हो गया जब अभियोजन पक्ष के ही 2 स्वतंत्र गवाह अदालत में आकर अपनी ही कहानी के खिलाफ बोल गए। इन दोनों ने साफ कहा कि ये केस झूठा है और अपीलकर्ता को पुरानी दुश्मनी की वजह से फंसाया जा रहा है। अब सोचिए, जब आपके अपने ही गवाह आपके खिलाफ हो जाएं तो केस का क्या होगा। तो अगर सबूत मेल नहीं खा रहे और गवाह भी खिलाफ गवाही दे रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इस आरोप के पीछे का असली मकसद क्या हो सकता है। और यहीं पर बचाव पक्ष ने एक पूरी तरह से अलग कहानी पेश की। ये कहानी दुश्मनी की थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि दोनों परिवारों के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था। कभी नाली के पानी को लेकर झगड़ा, तो कभी पंचायत चुनाव की राजनीतिक रंजिश, और यहाँ तक कि एक शादी में गाने बजाने को लेकर भी कहासुनी हो चुकी थी। तो बचाव पक्ष का तर्क बहुत सीधा और साफ था कि ये मामला यौन उत्पीड़न का है ही नहीं, बल्कि ये राजनीतिक और निजी दुश्मनी का बदला लेने के लिए एक सोची समझी साजिश है। उनका दावा था कि इन्हीं पुराने झगड़ों का फायदा उठाकर अपीलकर्ता को झूठे केस में फंसाया गया। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक है यौन उत्पीड़न की और दूसरी है राजनीतिक साजिश की। तो सवाल यह है कि हाईकोर्ट ने इन दोनों में से किस कहानी पर यकीन किया और अपना आखिरी फैसला कैसे सुनाया। हाईकोर्ट के तर्क को समझने के लिए एक कानूनी सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावनाओं की प्रबलता। आसान भाषा में कहें तो बचाव पक्ष को ये 100% साबित नहीं करना था कि उन्हें फंसाया ही गया है। उन्हें बस ये दिखाना था कि उनके फंसाए जाने की संभावना उनके दोषी होने की संभावना से ज्यादा है। ये क्रिमिनल केस में शक की कोई गुंजाइश न हो वाले मानक से थोड़ा अलग है। और आखिर में अदालत के लिए सबूतों का पलड़ा बचाव पक्ष की तरफ झुका हुआ था। अभियोजन पक्ष के केस में बहुत सारी कमियां थीं, गवाही और सबूतों में फर्क, उनके अपने गवाहों का मुकर जाना और सबसे बढ़कर दुश्मनी का एक मजबूत मकसद साफ नजर आ रहा था। इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष अपने केस को बिना किसी शक के साबित नहीं कर पाया। ये मामला हमारे न्याय प्रणाली के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को उजागर करता है। भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए।
यहाँ अभियोजन पक्ष सबूतों का बोझ नहीं उठा सका, लेकिन ये हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी भी न्याय व्यवस्था के लिए ज्यादा खतरनाक क्या है, एक दोषी का बरी हो जाना या एक निर्दोष का सजा पाना?